नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। दोस्तों, कहते हैं कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, अब देख खुदा क्या करता है। कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, अब देख खुदा क्या करता है। जब बंदा कोशिश करता है तो बिगड़ा काम भी बनता है। जी हां दोस्तों, जब इंसान ईमानदारी से आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर यकीन मानिएगा कि उस इंसान को वो अपेक्षित सफलता अवश्य मिलती है जिसके बारे में उसका दिल सोचता है। और दोस्तों, यहां पर आज मैं आपको एक ऐसे विद्यार्थी से परिचय कराना चाहूंगा जिस विद्यार्थी ने आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग में संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक अर्थात ग्रेड सेकंड में साइंस में पूरे राजस्थान के अंदर सिलेक्शन ही नहीं अपितु अपने आप को सर्वोच्च सेकंड रैंक के साथ सिलेक्शन करवाया। और विद्यार्थी का नाम है रामेश्वर गोदारा। ये रामेश्वर गोदारा ने संस्कृत डिपार्टमेंट में जहां पर विज्ञापन जब निकला था भर्ती का, उस समय पर मात्र 47 सीटें थी। आप एक बार के लिए थोड़ा सा इमेजिन करें कि यदि कोई 47 पद किसी विज्ञापन में आए तो सबसे पहले तो आपका मन क्या सोचेगा कि यार इतने कम पदों पर क्या होगा। फिर आप किसी यार दोस्त से पूछोगे, हो सकता है परिवार से पूछोगे, तो सब जगह से लगभग लगभग ये आंसर आ गया कि यार इतनी कम सीटों पर सिलेक्शन होने वाला नहीं है, फार्म भरने से क्या मतलब। आप सोचिएगा कि 47 सीट पर फार्म भरना और उसके बाद में ये सीटें बढ़कर 15 सीटें और जुड़ी, 62 सीटें हुई। 62 कोई ज्यादा नहीं हुई सीटें, लेकिन फिर भी माने 47 प्लस 15 बराबर 62। 62 सीटें हुई, उनमें केवल सिलेक्शन नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर सेकंड रैंक के साथ सिलेक्शन होना, यह कोई साधारण बच्चे का हौसला नहीं है। आखिरकार कैसा ऐसा हौसला है, क्या साहस है, क्या तरीके हैं, क्या रणनीति है, क्या पढ़ाई के अंदर वो स्ट्रेटेजी प्लान है जो रामेश्वर के अंदर है। और ये प्लान, ये तरीके हमको भी आना चाहिए। विद्यार्थियों, हमेशा याद रखिएगा कि यदि तरीके मालूम नहीं है तो मेहनत करने से भी सफलता नहीं मिलती है। किसी समय पर कहते थे कि मेहनत से सब कुछ मिलता है। सेंटेंस के अंदर वर्तमान में सुधार कर लें कि मेहनत से सब कुछ तब मिलता है जब मेहनत के अंदर स्मार्टनेस होती है, तरीका होता है। इसलिए स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा। लाखों विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सभी को हमेशा आपने देखा कि उनको सफलता मिले, यह संभव ही नहीं है। उनमें से ही कुछ ऐसे आते हैं जो सफल होते हैं, और उनके पास कोई विशेष कुछ नहीं, केवल मात्र एक स्मार्टनेस का तरीका, काम करने के तरीके। पढ़ाई सब करते हैं, सिलेबस सब करते हैं, क्वेश्चन पेपर सब निकालते हैं, तरीका आखिर क्या है कि यार पेपर देते सारा होता नहीं है, किसी का सेकंड रैंक पर सिलेक्शन हो जाता है, कुछ ना कुछ तो बात है। और ऐसे सफलतम विद्यार्थी की सफलता को सुनना निश्चित तौर पर आपको भी अपनी तैयारी को मजबूत कराने के लिए प्रेरित अवश्य करेगी। तो यहां पर सबसे पहले तो रामेश्वर नागौर जिले से ताल्लुकात रखता है ये, और मिठाई लेके आया है। मेरे तो यहाँ पर मिठाई का सिलसिला, आप जितनी पोस्टें भी देखते हो टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी मैं पोस्ट डालता हूँ कि इतने सारे सिलेक्शंस होते हैं, राजस्थान में एक तरफा सिलेक्शन है। तो मिसेज तो यही कहती है कि मिठाई खत्म ही नहीं होती। मैंने कि तू खाती रह, बस तेरा काम है खाना। ये हमेशा विद्यार्थियों की सफलता है, जो हमेशा मुंह को तो मिठास देता ही है, लेकिन हमेशा एक शिक्षक को, एक माता पिता को, ऊपर वाले के हृदय को भी मिठास से रखता है। मन हमेशा खुशी से ओतप्रोत होता है। यही एक शिक्षक का सबसे बड़ा गौरव होता है। तो यहां पर तो सबसे पहले रामेश्वर गोदारा को, जो यहां पर मिठाई लेके आए, कह रहा था कि सर ये नागौर से लेके आया हूं मैं, और थोड़ी सी गर्म हो गई, ट्रेन में आया है ये, तो इसको बहुत बहुत बधाई, शुभ आशीर्वाद, खुश रहो, जिंदगी में इसी प्रकार से लगातार खुशी की सूचनाएं सुनाते रहो, और मिठाई का ये सिलसिला अनवरत इसी प्रकार से आगे चलते रहे। हर विद्यार्थी इसी प्रकार से सफलता के आयामों को छुए, सफलता के आयामों को
प्राप्त करे। यही सब कुछ एक विद्यार्थी और एक शिक्षक का सबसे मजबूत जो नाता होता है उसका ही परिणाम होता है, और वो है विद्यार्थी की सफलता। तो यहां पर सबसे पहले मैं रामेश्वर गोदारा का परिचय लेना चाहूंगा कि रामेश्वर गोदारा अपना परिचय दें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी पता चले, और उसके बाद में तमाम उन क्वेश्चंस के बारे में भी पूछेंगे जो निश्चित तौर पर आपको अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए, धार देने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। रामेश्वर। सबसे पहले तो मैं पंकज सर और एजुकेशन फर्स्ट टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इनके सानिध्य में मैंने आज ये ऑल राजस्थान सेकंड रैंक प्राप्त की है। जब 14 अगस्त को रिजल्ट आया था तब मैंने रिजल्ट देख के सबसे पहले पंकज सर को ही कॉल किया था। उस समय सर उदयपुर थे। जब मैंने सर को बताया कि आपके चेले ने आज ऑल राजस्थान सेकंड रैंक प्राप्त कर लिया, तो सर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उस पल को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो खुशी क्या थी। उसके बाद मैंने अपने परिवार को बताया, तो वो खुशी का पल बहुत ही ऐतिहासिक था मेरे लिए। विद्यार्थियों, सफलता की जब सूचना सुनाते हैं ना, तो कभी एक बार थोड़ा सा सफलता से पहले एक कल्पना करना कि जिस दिन रिजल्ट आके और आपका सिलेक्शन होता है, उस समय जब माता पिता को और गुरु को सफलता की सूचना सुनाते हैं ना, तो माता पिता कितने गदगद हो जाते हैं। और जब बच्चा उनसे मिलता है ना, तो ऐसी स्थिति में अपनी औलाद को अपने हृदय से लपेटकर कुछ पल के लिए तो माता पिता के आंसू नहीं रुकते। ये वो आंसू है जिसका माता पिता जीवन में कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये आंसू है उनकी मेहनत का, ये आंसू है उस विद्यार्थी की मेहनत का, ये आंसू है तमाम उन संघर्ष के प्रश्नों के उत्तर का। और वास्तविकता में ये आंसू जो है, मैं कहता हूं कि हर मां बाप के झलकते ही रहे हमेशा उसकी औलाद की सफलता के लिए। जिंदगी में दर्द के आंसू किसी के नहीं झलके, लेकिन खुशी के आंसू तो मैं कहता हूं मां बाप के झलकने ही चाहिए, झलकते ही रहे, ताकि उसकी औलाद जिंदगी में सफल दर सफल अपने आप को आगे बढ़ाती रहे। क्योंकि ऊपर वाला माता पिता और गुरु की प्रेरणा जिंदगी के अंदर इंसान को रास्ते दिखाती है, और रास्ते जब दिखाती है तो लक्ष्य तक पहुंचाने में ये शख्स जो है ये मददगार साबित होते हैं। इसलिए इसने बोला था कि सर आपका जब मैंने फोन किया तो सर की जो खुशी है, क्योंकि मैं भी उस समय पर इसको मैंने बोला था, क्योंकि यहां पर कैमरे पर जब आते हैं विद्यार्थी तो थोड़ी सी झिझक रहती है, पहली बार कैमरे को फेस करते हैं। तो वहां पर मैंने कहा कि रामेश्वर, खुशी का पैमाना यह है कि भले ही मैं जमीन पर हूं, लेकिन लग रहा है कि मैं आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहा हूं। उस समय पर पैर जमीन पर रुकते ही नहीं है। यही होती है वो खुशी जिसको एहसास करने के लिए हमेशा तड़प रहती है कि आप भी उस खुशी को वहां पर सुनाकर मुझको भी इस आसमान की सैर कराए। तो यहां पर रामेश्वर से अगला सवाल कि अपने एक परिचय के अंदर पारिवारिक परिचय क्या है, परिवार की थोड़ी सी पृष्ठभूमि क्या है, परिवार में क्या पिताजी क्या करते हैं, कैसे ऐसा एहसास हुआ कि मुझको एक नौकरी जो है उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में पूछना चाहते हैं रामेश्वर। साथियों, मैं नागौर जिले की डेगाना ब्लॉक के एक छोटे से गांव का निवासी हूं। मेरे पापा खेती करते हैं, किसान हैं, और उनकी आंखों में मैंने हमेशा से ही मेरे लिए एक ये देखा था कि मैं टीचर बनूं। उन्होंने हमेशा से ही मुझे कहा कि तुझे टीचर बनना है, और उनकी इस बात को मैंने गांठ बांध लिया और मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और आज ईश्वर, गुरुदेव और पिताजी की आशीर्वाद से मैंने आज ये मुकाम हासिल कर लिया है, और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ ईश्वर और सर का। देखो, बताया रामेश्वर ने कि एक सामान्य परिवार से है, पिताजी जो है इसके फार्मर है, किसान है। मैंने भी इससे जब आया, जब मैंने पूछा कि मैंने कि और घर में कौन है, तो इसने बताया कि सर बहुत सामान्य परिवार है, पिताजी खेती करते हैं, माँ उसमें सहयोग करती है, भाई जो है वो तैयारी कर रहा है।
जिंदगी जैसे तैसे दौड़ रही थी। यहीं पर माता पिता जब आसपास में देखते हैं, समाज में, गांव में, तो उनको भी लगता है कि मेरी औलाद भी कहीं पर सफल हो। और यहीं से प्रेरणा मिली। पिताजी ने कही कि रामेश्वर एक टीचर बन जा, और टीचर बनने से डेफिनेटली एक सुकून एहसास तुझको भी होगा, आसपास में भी रहेगा, और सबसे बड़ी चीज है कि एक सेवा भाव भी जागृत रहेगा। एक पिता के अंदर ये सोच जो इन्होंने बताई, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी सोच है। और ऐसे जो शख्स होते हैं, तो डेफिनेटली भले ही वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं एक सोच के मुताबिक। और ऐसे व्यक्तित्व हमेशा पूजनीय व्यक्तित्व में आते हैं। तो इनके पिताजी के अंदर वास्तविकता में जो आदर्शता है, जो निश्चित तौर पर हमको प्रेरित करती है। अब अगला जो सवाल है कि पढ़ाई का सिलसिला कहां से प्रारंभ हुआ। चलो ये है कि पिताजी ने सोचा है कि रामेश्वर तू एक टीचर बन जा, और टीचर बन जा, तो वो उसके बारे में ये लग गया कि चल ठीक है कि यार माता पिता है, सोच रहे हैं सुकून देने के लिए, एक टीचर की तैयारी है, बीएड कर ली, टीचर बन गया। अब बनने के लिए तो तैयारी तो चाहिए उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो तैयारी का सिलसिला कहां से कैसे प्रारंभ किया, अगला सवाल। सर मैं नागौर के अंदर एक नाथूराम मिर्दा जाट छात्रावास है वहीं रहता हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि कुछ मेरे साथी सर का 3rd ग्रेड का कोर्स लिए हुए थे और वो क्लासें ले रहे थे। तो मेरे को क्लास की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने पूछा सर ये एकदम देसी अंदाज में पढ़ाने वाले सर कौन है। तो उन्होंने कहा कि पंकज सर हैं। और उस टाइम में 2nd ग्रेड की तैयारी शुरू ही करने वाला था मैं। तो मैं देख रहा था कि कुछ किससे कोचिंग करें। तो उन्होंने कहा कि एकदम देसी अंदाज में पढ़ाते हैं, एकदम अपने ऐसा लगेगा कि जैसे घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने सर का कोर्स ले लिया वहीं से और लगातार सर के सानिध्य में तैयारी की और आज इस मुकाम तक पहुंच गया। देखो इसने एक बात बताई कि सर का देसी अंदाज। तो जब राजस्थान के हम सभी विद्यार्थी और पूरा पूरा हुजूम देसी, तो सर भी होंगे देसी। सर कैसे भी देसी भाई, ये तो है नहीं कोई सर कोई रसियन, सर भी देसी है। तो देसी और देसी, तो इसको चाहे आप महादेसी बोलो, चाहे देसी का स्क्वायर बोलो, लेकिन कुल मिला के ये मेरा टैक्ट रहता है। और मेरे लिए तो यही है कि बच्चे जो मेरे ख्यालों को, मेरी भावनाओं को, मेरी अभिव्यक्ति को जो मैं बताना चाहूँ वो सीख जाए। तो ये अंदाज है। तो इसको जो भी अच्छा लगा, विद्यार्थियों को लगता भी है, और मुझे ऐसे ही पढ़ाया जाता है। मैं बहुत स्टाइलिश पढ़ा भी नहीं सकता, कोई कहीं पढ़ा दो, संभव ही नहीं है। आई लाइक ओनली देसी, नॉट विदेशी। मुझे देसी चाहिए। और यही अंदाज जो है पढ़ाने का, कि देसी अंदाज पढ़ाने का, ये लगा होगा। और वहां से देखो कहां से किस्मत ने टर्न लिया। तैयारी की सोचता था, हो सकता है कहीं इधर उधर होता, तो कहीं सही दिशा नहीं मिल पाती। याद रखिएगा बच्चों, सही दिशा सही जगह मिलना बहुत आवश्यक है। राजस्थान में एक तरफा सिलेक्शन, केवल एजुकेशन फर्स्ट। और कारण बच्चों की सिंसियरिटी, बच्चों की शालीनता, बच्चों की मेहनत, बच्चों के अंदर हमेशा किसी चीज को प्राप्त करने की तड़प। बस यही एजुकेशन फर्स्ट की टीम के पास है और उनके विद्यार्थियों के पास है। और यही टीम और विद्यार्थी जो होते हैं, उनके अंदर यही चीज होती है जिसके कारण ये सफलता मिलती है। तो यहां पर ये जो बात आती है हमेशा, तो ये जो चीज आती है उसके कारण यही बातें यहां पर मैंने आपको बताई। तो ये अपन को देसी जो है तरीके, उसके हिसाब से अपन को सीखना चाहिए। अब तो न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के अंदर मातृभाषा में शिक्षा को पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। तो यहां से इन्होंने पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद में जुड़े 2023 के अंदर जो है इन्होंने पढ़ाई को रन किया था, जो है कोर्स लिया, उसके बाद में इन्होंने पढ़ाई को रन किया, और उसके बाद में ये लगातार आगे बढ़ते रहे। अगला जो सवाल यहां पर है, जो बच्चों के मन के अंदर लगातार उठता है, टाइम टेबल सटीक क्या हो। मतलब कितने घंटे पढ़े जिससे कि अपन 2nd ग्रेड को फाइट कर पाए, क्योंकि साधारण परीक्षा थी नहीं। 47 पद की परीक्षा जो बाद में 62 पदों में हुई। इतनी कम पदों में 2nd रैंक पर आना रामेश्वर गोदारा का। तो इसका मतलब है कि एक पढ़ाई की एक धार तो होगी, क्योंकि परीक्षा में जब तक ओएमआर के अंदर गोले नहीं हुए, सवाल नहीं हुए, सिलेक्शन होने वाला ही नहीं है। परमिशन लेटर दिखा दो, लाइन में लग जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं है। सवाल करना ही पड़ेगा। सवाल सही करके ओएमआर को, वहां भी ओएमआर को बिल्कुल तरीके से भरना ही पड़ेगा। वहां भी गलत भर दिया तो भी गलत है। सवाल सही है, कई बच्चे कहते हैं गुरुजी सवाल सही था, ओएमआर गलत भर दिया, वो भी तो एक परीक्षा का पार्ट है। तो यहां पर यह कितने घंटे पढ़ना चाहिए रामेश्वर गोदारा।
साथियों, ऐसे टाइम टेबल तो हर एक के लिए वेरिएबल होगा, लेकिन कम से कम आप कैसे भी करके पूरे दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई के लिए निकालेंगे, तभी आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप टाइम टेबल, जैसे मैं अपना बताऊं तो अब मेरा टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पाएंगे या मैं आपका नहीं कर पाऊंगा। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, लेकिन ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। उसका 90-80% तक अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। तो मेरा टाइम टेबल ऐसे था कि जैसे मैं, एक तो ये सोशल मीडिया वाला बहुत ही आजकल कचरा हो रहा है सबके साथ, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये चलाते रहते हैं, इसमें कब घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। तो जब मैं पढ़ता था ना, जैसे कोर्स लिया था तब तो वो फ़ोन पास में रहता था, लेकिन जैसे मेरे को पढ़ना है, अब मेरे को नोट्स पढ़ने हैं, तो मैं लाइब्रेरी जाता था। तो फ़ोन रूम पे ही रख देता था और लाइब्रेरी 5-6 घंटे तक लगातार लाइब्रेरी रहता था। तो फ़ोन से दूर रहो कैसे भी करके। वो टाइम टेबल वेरिएबल है, हर एक के लिए अपने हिसाब से बनाओ और उस पर रहो। ऐसा नहीं कि 2 दिन आपने उस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया फिर आप वापस उससे हट गए, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो देखो, इन्होंने जो मेन बात बताई थी कि सोशल मीडिया जो है, रील्स, इंस्टा, धड़ाधड़ उंगलियां थिरकती है, कितने घंटे उसमें जाया हो रहे हैं, तो फिर वहां पर पढ़ाई कैसे करोगे, सवाल कैसे करोगे। तो उससे थोड़ी सी डिस्टेंस बनानी है, आवश्यक चीजों के लिए रखें, लेकिन समय बना लें। पढ़ते समय थोड़ा साइड में कर दें, या साइड में रहे थोड़ा सा, उसको ये कहा करो मोबाइल थोड़ा साइड में हो जाए यार, बहुत टाइम करता है, ऐसे कहा करो उसको। जैसे किसी को कह देते हैं ना, कोई बैठ रहता है यार, जगह नहीं है, थोड़ा साइड में हो जाए यार, ऐसे। तो एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नहीं तो सोशल मीडिया में, ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, ये लाइफ के पार्ट बन चुके हैं, निकलना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा इसको कम करें और धीरे धीरे कम होगा। काम के लिए, आवश्यकता के लिए लें, टेलीग्राम को देखें, ज्यादा ज्वाइन नहीं करें। थोड़ा सा मैं भी एक व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें आपको साथ के साथ समझा रहा हूं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, टाइम टेबल खुद के हिसाब से बनाए, इसने बताया। कईयों को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, कईयों को दोपहर पढ़ना अच्छा लगता है, कईयों को सुबह उठा दें उसको नींद आए, गहन आ रही है उसको, तो और उसको उठा दिया, अरे यार सुबह के प्रभात वेला में बहुत अच्छा पढ़ा, वो गहन आ रही है, तो फिर वो बच्चा नहीं पढ़ेगा। वो कह रहा है भाई मुझको सुबह 7-8 बजे तक सो जाने दो, 7 बजे तक, उसके बाद में मैं आराम से 12 बजे तक बिल्कुल साइलेंट माइंड से पढ़ता हूँ, कहीं दिक्कत नहीं। तो उसको वो टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। कईयों को सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, तो सुबह सही है उसके लिए। अपने हिसाब से बनाओ, अपनी बॉडी के हिसाब से बनाओ, अपने वहां पर रहन सहन के हिसाब से बनाओ। तो टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना चाहिए, लेकिन बना लो, और लगभग 10 घंटे का टाइम टेबल बना लो, लगभग उसका 90% 80% फॉलो करना शुरू कर दो। एक दिन में 10 घंटे, 2 दिन में 20 घंटे, 3 दिन में 30 घंटे, महीने भर के 300 घंटे, बोलो कोर्स कैसे चलेगा। कॉन्फिडेंस अप लगेगा तुम्हें भी कि रामेश्वर सेकंड रैंक, तो हम भी सेकंड रैंक आ सकते हैं। तो विक्ट्री का साइन होता है नहीं, ऐसे ही यूं दिखाते हैं ना कई बार विक्ट्री, तो विक्ट्री में ये तो यूं ही दिखा देगा, कहीं भी जाएगा ना यूं कर देगा यूं। क्यों? क्योंकि इसकी तो रैंक भी यूं ही है, 2 डंडी आई है। तो ये देखो कई बार ये होता है, ऐसे विक्ट्री है, तो इसके लिए तो हमेशा ही होगा फोटो में ही हो। तो ये तो वास्तविकता में बन गया कि यार 2 डंडियां है, विक्ट्री का साइन होता है, विजेता का साइन। तो ये तो विजेता में 2 डंडियां है, भाई मेरे तो रैंक पे, इसको यूं करके यूं और कर देगा, दो भाई दो, ऐसे। तो ये यहां पर थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है, सोशल मीडिया से दूरी और टाइम टेबल को फॉलो करना है। अगली जो चीज यहां पर बात आती है, वो बात यहां पर ये आती है कि सिलेबस भारी भरकम है। पहला पेपर भी है, दूसरा पेपर भी है। पहले पेपर में जीके है, साइकोलॉजी है, दूसरे पेपर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, टीचिंग मेथड है। 150 सवाल है सेकंड पेपर में, 100 सवाल है पहले पेपर में। 2 पेपर होते हैं, दोनों में न्यूनतम चाहिए ही चाहिए, मिनिमम चाहिए। उसके बाद में जो है वहां पर ये रिजल्ट आता है। यहां पर रामेश सर से पूछेंगे कि स्कोर क्या रहा, नंबर 1। एंड दूसरा जो है स्कोर जो है इनका, जो है इस परीक्षा में दूसरा जो है कि सब्जेक्ट के बारे में ये इतना भारी भरकम है, तो कैसे मैनेज करें, क्या कुछ सेलेक्टेड करें या क्या करना चाहिए। यस रामेश सर। मेरे आरपीएससी की प्रारंभिक आंसर की से 322 स्कोर हो रहा है, और इस स्कोर के पीछे रीजन ये है कि मैंने हर एक सब्जेक्ट को बराबर महत्व दिया था। मेरा मैथ बैकग्राउंड है, तो कई लोगों ने मुझे कहा कि बायो को तो इतना ध्यान मत दे, लेकिन मैंने उसको भी उतना ही ध्यान दिया जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री को दिया। और कई जगह हमें कुल मिला के हमें कोई सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अपने फिजिक्स के अंदर एक 18वीं यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम अपने सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो सामान्य शिक्षा विभाग का हो चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग का हो। तो इसमें आपको छोड़ना नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ना वोड़ना आपको कुछ नहीं है, सारा का सारा पढ़ना है, तभी आप शीर्ष पर रह पाओगे। देखो मैंने कई बार विद्यार्थियों को बताया कि शॉर्टकट सफलता का मंत्र नहीं है कंपटीशन में।
ये एकेडमिक नहीं है कि जहां पर एक सेलेक्टेड पढ़ लिया, यहां पर भीड़ है, भीड़ के अंदर केवल सीट है, उन सीटों के अंदर ही आपको आना है, परीक्षा देना नहीं है, सीटों में भी आना है। यहां कई बार ऐसे भी होता है कि सरल कोई चैप्टर पढ़ लिया, कोई टॉपिक पढ़ लिया और परीक्षा में उसी का सवाल कठिन आ गया। उदाहरण के तौर पर जीके का एक एग्जांपल लेते हैं। जीके में कई बार ऐसा होता है कंपटीशन में लहर जाते हैं बच्चे भी, मास्टर भी, ये क्या बवंडर हुआ, ऐसा सवाल आ गई, तो बहुत तगड़ी जीके आ गई। अब खूब बच्चे पढ़ रहे हैं, ये क्या हुआ। कहने का तात्पर्य है, और कई बार ऐसे होता है कि एक कठिन सी यूनिट होती है, उसमें मोटा मोटा पढ़ा और वही सवाल आ गया सीधा सही। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में मौत का और परीक्षा में सवाल का कोई भरोसा नहीं है, कब किस रूप में आ जाए। मौत किस रूप में आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, और परीक्षा में सवाल किस रूप में आ जाए कोई नहीं कह सकता। पूरा पढ़ के जाओ, पूरा पढ़ के जाओगे तो यह है कि कुछ सवाल उसमें होंगे, कुछ उसमें, कुछ उसमें, कुछ उसमें। कुछ सवाल फिजिक्स में होंगे, कुछ केमिस्ट्री में, कुछ बायोलॉजी में, कुछ टीचिंग मेथड में, कुछ जीके में, कुछ साइकोलॉजी में। तो सब पढ़ना है, यही तो वो तरीके हैं। यदि अपन छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं तो होगा कुछ नहीं, वो नौकरी भी तुम्हें छोड़ देगी कि यार ये तो छोड़ छोड़ के करते हैं। छोड़ना नहीं है, पूरा अपनाओ, तभी वो आपसे लगाव करेगी नौकरी, ध्यान रखना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपन को काम करना है। एक अंतिम सवाल यहां पर इस रामेश्वर से पूछना चाहते हैं कि 47 सीटों पर क्या है रामेश्वर का हौसला, जिसने तैयारी के लिए इतनी बड़ी अपने अंदर एक अलग जगाई और अपने आप को 47 सीटों का ख्याल न रखते, क्योंकि वो 47 सीट डरा तो रही थी, इतने कम पद है, इतने कम पद है। वो तो बाद में 15 सीट बढ़ के 62 सीटें हुई। तो ये आखिरकार क्या है। उस समय पर भी मैंने कहा था बच्चों को कि फॉर्म भरें, परीक्षा देने जाएं। मैराथन क्लासेज भी चलाई थी संस्कृत डिपार्टमेंट के समय पर हमने, बच्चे लगातार जुड़े, लेकिन बहुत सारे आधे तो गए नहीं। हम लगातार जब कोई चीज को कहते हैं, बताते हैं, तो आप ये मान लो कि यार ये कह रहे हैं, ये लगातार कहीं कहीं से चीजों को खुद भी सीख रहे हैं। लाइफ के अंदर यदि हमने लर्निंग नहीं सीखी विद्यार्थियों, तो यकीन मानना कि जिंदगी वहीं पर रुक जाएगी। जिंदगी को अंदर अच्छा बनने के लिए सीखना पड़ेगा। कई बार बच्चे कहते हैं गुरुजी कोई भी सवाल आपसे चाहे यूट्यूब पर पूछ लेते हैं, पढ़ाई के अलावा भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है और कुछ है, हर जगह रिप्लाई आता है। चाहे आप कमेंट बॉक्स सेक्शन के अंदर एजुकेशन फर्स्ट पे डाल दो, हर जगह देख लो, हर बच्चे का मैं रिप्लाई देता हूं। या एजुकेशन फर्स्ट के व्हाट्सएप नंबर है 7597925778, उस पर जब कोई भी चीज है सर आप बता देते हो कि कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि ये है ऐसे, ये ऐसे, ये कैसे पता। ये लर्निंग लाइफ की, उससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन को यहां पर रामेश्वर से पूछूं, ये देखो ये फाइल आई, ये बहुत बड़ा स्टूडियो है जहां पर ये है, इतना बड़ा स्टूडियो है। और मेरे स्टूडियो में यदि आके यहाँ पर कभी जब बच्चे आते हैं, सेलेक्टेड होने वाले बच्चे जब देखते हैं तो देखते हैं इतना सारा किताबों का साम्राज्य क्या है। और ये फाइल मैंने एक बात बताई केवल लर्निंग के लिए बता रहा हूं। एक बार पकड़ रामेश्वर इसको, ये देखो यहां से थोड़ी आपको दिखेगी नहीं शायद, इसको थोड़ा मैं पास लाके दिखा रहा हूं, कैमरे के पास में थोड़ा सा आपको दिखेगा। देखो चश्मा कहाँ गया। इस फाइल को एक बार जरा देखो, आपको भी लगेगा कि यार वास्तव में कितनी मेहनत है, इसलिए सबके जवाब देते हैं। थोड़ा दिख रहा होगा, DSSB रीट 82 अंक वाले अलाउ है कि नहीं है। थर्ड ग्रेड टीचर, लेवल 2 कर्मचारी चयन बोर्ड। विज्ञापन, विज्ञापन के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया, क्या एज, कौन कौन फार्म के अंदर कितना एज रिलैक्सेशन है, बाहर के जो स्टेट के हैं उनके लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है, राजस्थान वाले बच्चों के लिए क्या फायदा है, TSP नॉन TSP। थर्ड ग्रेड टीचर SSOID फार्म जब आप भरते हैं तो SSOID कोई गलती नहीं हो, SSOID के अंदर डिलीटेड क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन का तरीका, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल की पूरी, CTET, NVS, KVS, CET, बिहार BPSC, लैब स्टैंड, रेलवे, ग्रुप D। ये इतने सारे पूरे के पूरे ऑर्डर हैं इसमें। ये रहा ले, ये पूरा पोथा, इतना मोटा पोथा है, इसलिए हर चीज का रिप्लाई। ये एक पोथा, ये ऐसे पोते हैं, बता रहे दिख गया मुझको एक उदाहरण के तौर पर। ये पूरा सेकंड ग्रेड का प्रत्येक साल का सिलेबस, आवेदन, न्यू रूल 40% प्रत्येक प्रश्न पत्र में ऑर्डर लगे हुए, ढूंढने की जरूरत नहीं, इसलिए हर चीज। और कितने सारे सालों के जब से सेकंड ग्रेड हुई है, थोड़ा देखें एक बार, थोड़ा यदि दिख जाए जूम कर लेना, हर चीज यहां पर लिखी हुई है।
2011, 2013, 16, 18, 18, 16, 22 संस्कृत डिपार्टमेंट सबके। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एक बार बनवा दे कब तक वैलिड रहेगा, ओबीएस का कब तक वैलिड, सब चीज इसके अंदर। कहने का तात्पर्य इतना सा है विद्यार्थियों, हर चीज को सीखें। यहां पर ये अंतिम सवाल एक काफी महत्वपूर्ण सवाल कि इतनी कम सीटों पर आखिरकार रामेश्वर का वो हौसला क्या था जिसने रामेश्वर को इस परीक्षा के अंदर सफलता दिलाते हुए सर्वोच्च सेकंड स्थान पर पहुंचाया। इस सवाल का जवाब जरूर आपके मन के अंदर उमड़ रहा होगा, रामेश्वर। इसके लिए क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिक्स करो कि मुझे ये करना है। अगर आपने ये फिक्स किया कि मेरे को सेकंड ग्रेड करना है तो आप कर लोगे। कंटेंट को फिक्स करो कि मुझे इतना ही पढ़ना है, क्लियरिटी होगी ना उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जैसे आंतरिक विपरीत तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाह्य रूप से आप विपरीत कैसे होगे उसके लिए आपके आपके आसपास का वातावरण, आपके गुरुजन। जैसे मेरे लिए पंकज सर थे तो मैं इनके वीडियो देखता था हमेशा से, जैसे मैं हमेशा विपरीत रहता था कि मुझे करना है कि सेकंड ग्रेड कर सकते हैं, मेरिट इतनी नहीं जाएगी। क्योंकि शुरू में ऐसा लग रहा था 300 सवा 300 मेरिट जाएगी, इतनी कम सीटें। लेकिन सर की वही बात हमेशा से सच सच हुई कि 50% के इर्द गिर्द ही मेरिट जाएगी, और वही हुआ। और मेरा भी इसी वजह से सिलेक्शन हुआ। इनका स्कोर भले ही 322 प्रारंभिक अंक की में रहा, लेकिन मेरिट जो है वो तो वहीं पर 50 के ऊपर, मैं बोलता हूं हमेशा ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल की वहीं लाई करती है। 52 तरे 55, 52 तरे 55, वहीं 54 55 54 55, बस वहीं घूमती रहती है। तो ये ध्यान दें कि सीट जो है वो मायने नहीं रखती है। हर वीडियो के अंदर मैंने इस चीज को कही है, यूट्यूब पर भी आप कोई वीडियो देखोगे कि बच्चों तैयारी कर लो, सीट पर मत जाओ, इसी में हो जाएगा। मैराथन क्लास यूट्यूब पर देखी हो सेकंड ग्रेड की, तो उसमें बोला बन्ना टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड साइंस की जो है वो चली थी, 15वें पेपर के अंदर इतने बच्चे जुड़े। मैं इस चीज को बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि उन बच्चों को भी जो वीडियो इसको देख रहे हैं उनको पता चले। वहां पर भी मैं लास्ट दिन हर रूम के अंदर जा जाके पूरे जगह पर, पूरी बिल्डिंग में सब जगह घूम के इस चीज को कह के आया था। तई घबराना नहीं है, इतना ही कर लो काम हो जाएगा। और वही हुआ, और वो है 55 के इर्द गिर्द। बस वहां तक टिक जाओगे, ऊपर तक तो अब थोड़ा सा मेहनत करोगे तो और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर पहुंच जाओ। तो ये है। तो जहां पर बच्चे परीक्षा देने नहीं गए, 47 सीटों फार्म नहीं बने, अगली भर्ती देखेंगे, फिर अगली लो नौकरी ही लग गई, तो अब हम क्या करें? हमको ये करना है कि यार हम भी कठोर मेहनत करें और जो तरीके बताए उन तरीकों पर पूरी तरह से हमको आगे बढ़ना है। अपने मुताबिक टाइम टेबल बनाना है, सोशल मीडिया से थोड़ी डिस्टेंस रखनी है। तीसरा जो है क्लियरिटी दिमाग में रखें, कंटेंट पर फोकस रखें। जो पढ़ा दिया दैट इज मोर सफिशिएंट। मैं हमेशा पढ़ाता हूं, उसमें कहता हूं मैंने पढ़ा दिया एजुकेशन पार्ट में, नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ बुक्स, नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ एनसीईआरटीज, कोई रेफरेंस बुक आवश्यक नहीं है। जो पढ़ा दिया दैट इज मोर सफिशिएंट फॉर योर सक्सेस। और उसी के कारण पूरे राजस्थान के अंदर एक साम्राज्य है बच्चों का, और वो है एजुकेशन फर्स्ट के विद्यार्थियों का। ढेरों है सलेक्शनों का, इतना कर दिया। और ये सलेक्शन इस बात का गवाह है कि कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्टनेस है, उसका कहीं कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अच्छी मेहनत करो, और मेहनत करके उन तमाम संघर्ष के प्रश्नों का अवश्य जवाब देना जो आपको हमेशा तकलीफ देते हैं, और माता पिता को गदगद उस एहसास से अवश्य कराना जिसके लिए वो हमेशा सोचते रहते हैं। एक अच्छी आशा के साथ कि आप सभी का भी राजकीय विद्यालयों के अंदर सिलेक्शन होगा और आप भी बेहतर परिणाम देंगे। यहाँ जो भी वीडियो के अंदर आपने सीखा, जो भी आपने वीडियो के अंदर जो चीज़ें बताई, रामेश्वर ने उससे जो लर्निंग ली, उनको सुन के उनको क्रियान्वित भी अवश्य करें। इसी आशा के साथ कि आने वाली बढ़ती परीक्षाओं में भी आप भी इसी प्रकार से सूचना देके मुझे एक सुखद एहसास कराएंगे। पुनः रामेश्वर को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं।